नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह जाखड़, एग्रीकल्चर लेक्चरर इन मैट्रिक्स क्लासेज रिंगस। मैट्रिक्स क्लासेज रिंगस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के चलते जो क्लासें अवरुद्ध हुई उनको दोबारा सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं ऑनलाइन क्लासें दे रहा हूं। अगर इनमें कोई त्रुटि रह जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको दोबारा वीडियो अपलोड करके उन समस्याओं का समाधान करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है जल निकास। जल निकास ड्रेनेज। देखो, जल निकास क्या होता है? साधारण भाषा में अगर हम देखें इसको तो जल निकास खेत में जो अतिरिक्त जल भरा हुआ रहता है उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास। अब जल निकास क्यों आवश्यक है? जल निकास क्यों आवश्यक है? इसके अनेक बिंदु है। जैसे सबसे पहला है भू परिष्करण बाधित होना। भू परिष्करण बाधित होना। आपको मैंने बता दिया भू परिष्करण। भू परिष्करण क्या होता है? खेत में जो भी कृषि क्रियाएं करते हैं वो किसके अंतर्गत आती है? भू परिष्करण के अंतर्गत। अगर खेत में पानी रहेगा तो कौन सी क्रियाएं नहीं हो पाएगी? भू परिष्करण। इसलिए भू परिष्करण किससे प्रभावित हो रहा है? जल निकास से। दूसरा है मृदा में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम होना। वृद्धि कम होना। अब देखिए, अगर खेत में पानी भरा रहता है, तो मृदा में अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं। ये क्या हो जाएंगे भाई? इनकी वृद्धि कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो मृदा में जो भी उपस्थित सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाएंगे। तीसरा है इसका भू परिष्करण बाधित होना, मृदा में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कम होना। और अगला है वायु संचार में कमी। वायु संचार में कमी। देखो, अगर खेत में पानी भरा, आपको पता है जिन मृदा कणों में जल है वहां वायु नहीं है, और जिन मृदा कणों में वायु है वहां क्या नहीं है? जल। तो अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो मृदा में किसका संचार कम होगा? वायु का। और अगर मृदा में वायु संचार कम होता है तो मृदा की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है। चौथा कारण है इसका मृदा में लवणों का एकत्रित होना। अगर मृदा में पानी भरा रहता है तो मृदा में जो भी घुलनशील लवण है वो नीचे चले जाएंगे, लाभदायक लवण भी नीचे चले जाते हैं लीचिंग की क्रिया के दौरान, और जो भी हानिकारक लवण होते हैं वो ऊपर ठहर जाते हैं। इसलिए मृदा में लवणों का एकत्रित होना कौन प्रभावित करता है? जल निकास। इसलिए खेत से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना आवश्यक होता है। अब देखो, जल निकास की दो विधियां हैं। जल निकास की दो विधियां हैं। पहले देखो, जल निकास की विधियां। सबसे पहली है पृष्ठीय जल निकास। पृष्ठीय जल निकास। और दूसरी है इसकी अधोपृष्ठीय जल निकास। अब देखो, जल निकास के से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास या ड्रेनेज। पृष्ठीय जल निकास, जो मृदा होती है उसकी पृष्ठ पर या उसकी सतह पर जो जल होता है उसको बाहर निकालना। इसके लिए क्या करते हैं? मृदा में डाल के अनुसार अस्थायी नालियां बनाई जाती है। डाल के अनुसार मृदा में अस्थायी नालियां बनाई जाती है, जिससे अतिरिक्त जल जो भी होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, अस्थायी नालियां किसमें बनाएंगे? पृष्ठीय जल निकास में। अस्थायी नालियां मृदा से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए पृष्ठीय जल निकास विधि में डाल के अनुसार अस्थायी नालियां बनाई जाती है, जिससे जो भी अतिरिक्त जल होता है वो बाहर निकल जाता है। अब देखो, अधोपृष्ठीय जल निकास, इसमें क्या करते हैं?
इसमें काम में लेते हैं मृदा की अधो सतह में, या तो लेते हैं काम में छिद्रयुक्त पाइप, छिद्रयुक्त पाइप, या फिर टाइलें। क्या काम में लेते हैं? टाइलें, या पक्की नालियों का निर्माण करते हैं। कौन से में? अधोपृष्ठीय जल निकास मृदा की निचली सतह में अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए मृदा में छिद्रयुक्त पाइप डाले जाते हैं, या पाइप ये टाइलों से पक्की नालियां बनाई जाती है, जिससे जो भी मृदा में अतिरिक्त जल होता है वो बाहर निकल जाता है। ये तो थी दो विधियां किसकी? जल निकास की, कैसे अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए दो विधियां काम में लेते हैं। पृष्ठीय जल निकास, इसमें ढाल के अनुसार अस्थायी नालियां बनाते हैं, और एक होती है अधोपृष्ठीय जल निकास, मृदा की निचली सतह में छिद्रयुक्त पाइप डालते हैं या पक्की टायरों से नालियां बनाई जाती है। अब देखो आजकल एक काम और चल रहा है, कौन सा? बायो ड्रेनेज। बायो ड्रेनेज, बायो या जैविक, बायो या जैविक एक ही बात है, कुछ भी बोल दो, जैविक ड्रेनेज या जैविक जल निकास या फिर बायो ड्रेनेज। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो भी पौधे होते हैं, जो पौधे, जैसे आपका पौधा हो गया आक, कौन सा हो गया? आक, सफेदा आदि, जो पौधे जिनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती है और जो जल का अवशोषण अधिक करते हैं, इन पौधों को लगाते हैं जहां पर वर्षा अधिक होती है, या जिन क्षेत्र दलदले होते हैं उन क्षेत्रों में नहरों के किनारे कौन सा जल निकास विधि अपनाते हैं? बायो ड्रेनेज। ये पौधे लगाने से ये पानी का अवशोषण अधिक कर लेते हैं और मृदा की जो भी हालत होती है वो सुधर जाती है, इसमें जो भी अतिरिक्त जल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पृष्ठीय जल निकास, अधोपृष्ठीय जल निकास और बायो ड्रेनेज या जैविक ड्रेनेज। अब देखो एक समस्या है इसी के अनुरूप जल निकास की, वो समस्या है कौन सी? सेम की समस्या। आप सबको पता है सेम समस्या। इसमें देखो सेम समस्या क्या होती है? नहरों के किनारे पानी भरा रहने के कारण वहां की भूमि क्या हो जाती है? दलदली। क्या हो जाती है? दलदली। और इस समस्या को क्या कहा जाता है? सेम समस्या। क्या कहा जाता है? सेम समस्या। अब देखो यहाँ पर राजस्थान में यह समस्या कहां पर है? राजस्थान में समस्या, राजस्थान में यह समस्या है सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़। और बीकानेर जिलों में सेम की समस्या क्या होती है? भूमि में अधिक पानी भरा रहने के कारण भूमि क्या हो जाती है? दलदली। और ये दलदली भूमि राजस्थान के कौन से जिलों में है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। याद रखना सेम समस्या राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में। अब इसका नियंत्रण, इसका क्या नियंत्रण? देखो सेम समस्या का नियंत्रण करते हैं किससे? जिप्सम से। किससे करते हैं? जिप्सम से। सेम समस्या का नियंत्रण जिप्सम। क्यों जिप्सम काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जल को जल्दी सोखता है भाई। क्या करता है? जल को जल्दी सोखता है। सेम समस्या राजस्थान में कहा? गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। और इसका नियंत्रण क्या आएगा? जिप्सम। देखो जिप्सम का प्रयोग करते हैं और जैसे क्षारीय मृदाओं के सुधार में, क्षारीय मृदाओं के सुधार में किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। केवल क्षारीय में, लवणीय में नहीं है भाई। लवणीय में किससे करते हैं सुधार? लवणीय में सुधार करते हैं निस्सालन। जो की बार सुपरवाइजर में यहाँ से क्वेश्चन आया था, लवणीय मृदाओं का सुधार किससे संभव है? लीचिंग या निस्सालन। और जिप्सम का प्रयोग एक तो सेम की समस्या और एक करते हैं क्षारीय मृदाओं में सुधारने के लिए। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। जिप्सम का प्रयोग और भी करते हैं, जैसे गोबर की खाद में परिरक्षक का कार्य भी कौन करता है? जिप्सम। किसमें? गोबर की खाद बनाते समय, गोबर की खाद बनाते समय परिरक्षक का कार्य जिप्सम व एसएसपी करते हैं, क्योंकि जिप्सम मूत्र को सोख लेता है। जिप्सम का प्रयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार में, सेम की समस्या में और गोबर की खाद बनाने में करते हैं। यही है जल निकास, आपका टॉपिक जो लगभग पूरा हो गया। अगर इससे कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा।